अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल चीन शीन। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पे कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली नई नई वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं मंशियात पे। मंशियात का इस्तेमाल जो है वो नौजवान नस्ल में बढ़ता चला जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं और ये जो नशा है, मंशियात हैं, ये इन तक किस तरह से पहुँचती हैं और ख़ास खसूसी तौर पर ये जो हमारे तलीमी अदारे हैं यहाँ तक भी ये जो लानत है ये पहुँच चुकी है और इनको बाआसानी जो नशा करने वाले लोग हैं, अफराद हैं, इन तक ये नशा बाआसानी पहुँच जाता है और ये अपनी जो नशे की जो आदत है वो उसको पूरा करते हैं और ये दिन ब दिन इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है। इस सब की वजूहात हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि नशा, ये मंशियात जितनी भी है, ये कहाँ पे पैदा होती है और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इंतज़ार कुरैशी साहब, हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। इंतज़ार कुरैशी साहब, ये जो नौजवान नस्ल है, मंशियात का इस्तेमाल इसमें बढ़ता चला जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? जी, बहुत शुक्रिया शहबाज हैदर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इस अहम तरीन मौजू के लिए बुलाया और मेरी राय जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मुआशी बदहाली है एक, ये दूसरा आपके मुआशरे में इंतहाई तेजी से फैलती हुई वल्गैरिटी, बेहयाई, ये तीसरा आपके माशरे का मगरब ज़दा हो जाना, आपके आज के नौजवान का मगरब ज़दा हो जाना, मोबाइल ज़दा हो जाना। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से चौथी अहम चीज़ जो है वो बुरी सोसाइटी है, बुरी सोहबत है। जब ये चारों अवामल होते हैं तो बच्चे इस तरफ आते हैं। इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी होता है कि जो घरेलू माहौल है उसमें अगर बच्चों के रवैयों पर ऐसी चीज़ें की जाएं जो मनफी असरात मुरतब करती हैं तो वो भी इस चीज़ का पेश खैमा साबित होती हैं। तो ये वजूहात हैं। अगर आप अपने बच्चों को इस लानत से बचाना चाहते हैं, उन्हें बुरी सोहबत से बचाइए, उन्हें मोबाइल से बचाइए, उन्हें मगरब के कल्चर से बचाइए, उन्हें मशरकियत, इकबाल की मशरकियत सिखाइए, उन्हें नमाज पढ़ाइए, उन्हें दीन की तरफ राग़िब कीजिए और सबसे अहम चीज़ उन्हें ये दर्स दीजिए कि आपने वापस इस दुनिया में से वापस जाना है। ये तो एक इम्तहान है, तो आपने अपने ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है कि आप जब अपने अल्लाह के हुजूर पेश हों तो आपके चेहरे नदामत ज़दा ना हो, आपकी आंखें झुकी हुई ना हो। डेफिनेटली जब आप बच्चों की इस सतह पे तरबियत करेंगे, वो बुरे माहौल से भी बचेंगे, वो बुरी सोसाइटी से भी बचेंगे, वो जो गैर अखलाकी चीज़ें उनसे दूर रहेंगे, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी जो सकाफत है, अपना जो कल्चर है, अपने जो असलाफ की अक़दार हैं वो उनके मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, तो इस चीज़ से वो इस तरफ नहीं आएंगे। ये है आपके सवाल का जवाब। अब दूसरी बात ये है कि ये मंशियात प्रोड्यूस कहाँ होती है। मंशियात इससे पहले एक मिडल ईस्ट का एरिया था, आज से कई साल पहले ये वहाँ पर इसकी काश्त होती थी। फिर वो ज़मीन के जो तगय्युराती मामलात हैं, जो तगय्युर तबद्दल आता है ज़मीन की में, उसकी प्रोडक्शन में जो मौसमी हालात हैं, तो उसकी वजह से वो खित्ता मुतासिर हो गया, उसमें वो प्रोडक्शन ख़त्म हो गई। अब ये कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों से आपके अफ़गानिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में और कुछ ये जो हमारा डेरा गाजी खान वाला इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ भी ये मंशियात प्रोड्यूस होती हैं। तो ये वो खित्ते हैं जहाँ पर से ये मंशियात सारी प्रोड्यूस होती हैं। तो कुरैशी साहब, मुझे ये बताएं कि मंशियात के धंधे को चला कौन रहा है? ये यहाँ पे आपने तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि कहाँ कहाँ से ये जो है वो पैदावार इसकी होती है मंशियात की। इसको चला कौन रहा है? इतने अरसे से ये चल रहा है, इसको ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? कौन चला रहा है? कौन सा ऐसा माफिया है जो इसे अब तक बासानी चला रहा है इसको? देखें जी, ये तो बाद में बात करेंगे ना कि कौन सा माफिया है जो इसको चला रहा है। आपके सामने हैं खबरें, अगर आप माजी करीब में देखें तो कई सियासतदानों पे भी ये इल्ज़ामात लगे कि वो मंशियात की फ़रोख्त में मुलविस पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पंजाब पुलिस जो है, उसके जो अफसरान हैं, मतलब बिलखुसूस मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा हाजी मज़हर इकबाल साहब का, ये DSP थे और नारकोटिक्स के ये इंचार्ज हैं पंजाब पुलिस में। तो यही इन्हीं के दफ्तर से
किलों के हिसाब से आइस और दीगर मंशियात बरामद हुई और करोड़ों रुपए भी बरामद हुए, जिसे एएनएफ ने रिकवर किया। और उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर एक और पुलिस के एसएचओ शदरा थे, सगीर मैतला, उनकी अगर बात की जाए तो उन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने किसी पार्टी को, किसी मंशियात बेचने वाले गिरोह को पकड़ा और उनसे उन्होंने भारी रिश्वत, करोड़ों रुपए में रिश्वत ली और उनको छोड़ दिया। और उनका जो उनके पास ड्रोन था जिसके जरिए वो पड़ोसी मुल्क में इसकी मंशियात की तस्सील किया करते थे, वो भी छोड़ दिया। अब दोनों अफसरान हिरासत में हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरियां वगैरह कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन बात ये है कि ये तो दो हमारे सामने बंदे आए हैं, यहाँ पर से वो अभी अपने बड़ी अच्छी डेवलपमेंट, बड़ी अजीब और गरीब डेवलपमेंट देखी होगी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये हमारे पाकिस्तानी भी जो है ना वो नेगेटिव चीज की तरफ माशाल्लाह बहुत इनका दिमाग चलता है। ये न्यूटन है, नेगेटिव के न्यूटन है। तो देखें मैंने कितना अच्छा इन्हें लक़ब दे दिया, नेगेटिविटी के न्यूटन है। तो देखें ये इन्होंने क्या किया कि ये जो हमारे बॉर्डर के एरियाज हैं, यहाँ पर इन्होंने ड्रोन के जरिए मंशियात की तरसील शुरू कर दी। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ड्रोन हम लोग यूज करते हैं अपनी कवरेज के लिए, उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतना लोड उठा सके। ये तो इतने हैवी ड्रोन है जो 50-50 किलो, 20-20 किलो जो हीरोइन और आइस वगैरह है वो कैरी कर सकते हैं। तो एक ड्रोन तो पहले हमने देखा कि गिरा वो हल्लोकी में, उसके बाद एक ड्रोन जो था वो गिरा बर्की के थाना बर्की ने उसे बर्की के एरिया से रिकवर किया। तो इस तरह ये बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट थी और सब सोच रहे थे कि बिल्कुल मैं तो इस पे बहुत वर्किंग कर रहा था और मैं मतलब काफी हद तक कामयाब भी हो गया था कि ये कौन लोग हैं ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हालात और सूरत हाल देखी तो वो खुल के सामने आ गई कि जनाब ये जो ड्रोन था, जो सगीर मैतला साहब ने ड्रोन वाला बंदा खुद छोड़ दिया था। अच्छा। तो अब दूसरी तरफ हमें हाजी मजहर नजर आते हैं पुलिस के, फिर तीसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सियासतदानों पे इल्जाम लगे हैं जो बड़े मारूफ और मतलब मिनिस्टर हैं, वजीर रहे हैं आपके मुल्क के, उन सियासतदानों पे इल्जाम लगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। सबको पता माजी करीब में भी राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी एक मंशियात का केस बना। इससे पहले जो एक और पीटीआई के बड़े अहम वजीर हैं उन पे भी ये सारी चीजें इल्जाम हैं उन पे भी। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस खुद भी चला रही है और आपके जो सियासतदान हैं वो भी चला रहे हैं। तीसरी जो आपकी बात है कि ये मंशियात प्रोड्यूस भी होगी और मंशियात बेचने वाले भी, मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ वो लोग, वो बदमाश लुच्चे लफंगे और जो गैंग्स में काम करते हैं, पताखोरी करते हैं, जराइम से वाबस्ता हैं, वो लोग ये काम करते हैं। और उन लोगों को अगर काम करने दिया जा रहा है तो वो डेफिनेटली उन अदारों की मिली भगत से करने दिया जा रहा है जो अदारे इन मंशियात के तदराक के लिए तश्कील दिए गए हैं, जिनको वजूद ही मंशियात का खात्मा है। लेकिन अगर उनके वजूद के होते हुए भी मंशियात का वजूद बाकी है तो फिर उनका वजूद बेमायनी है, वो जिंदा जनाजा समझ लीजिए। वो सिर्फ अवाम पे बोझ है ना, अवाम जो कि गुर्बत के हाथों, आप यकीन कीजिए आज के दौर में गुर्बत की वजह से शाह साहब जो हमारी खवातीन हैं उनकी इज्जतें सस्ती हो गई हैं, उनकी इज्जतें सस्ती हो गई हैं। गुर्बत इतनी ज्यादा हो गई है, आटा इतना महंगा हो गया है, बिजली गैस इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। तो ये सारा इस कसम परसी की हालत में, इस गुर्बत की चक्की में यूं पिसते हुए अवाम कि जो बच्चों के साथ खुदकुशियां कर रहे हैं, जो बच्चों को बेच रहे हैं, आप उन लोगों के टैक्स से तनख्वाही, इमरात और पता नहीं कौन कौन से प्रोटोकॉल लेते हैं और अगर ये लेने के बावजूद आप डिलीवर नहीं करते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आप वाकई जिंदा जनाजे हैं। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मंशियात के इस्तेमाल की इजाजत कब दी गई और किसने दी है? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। मैं इस तरफ ही आ रहा था कि ये तो बाद में देखेंगे जनाब। मार्शल्लाह, जब ज़िया-उल हक का मार्शल्लाह का जमाना था, उस जमाने में लोगों को ठेके दिया जाते थे। शाह साहब आप उस वक्त छोटे होंगे, हमने ये अपनी आंखों से देखा है, ठेके दिए जाते थे। हमारे इलाके में भी 2-4 ठेकेदार मंशियात के थे। तो यहाँ पर वो लोग जाते थे, उन्हें एक स्पेसिफिक मुकदार में इजाजत होती थी कि वो इतनी चर्स ले सकते हैं, इतनी अफीम ले सकते हैं, इतनी वो जितने ये मुख्तलिफ किस्म के जो मंशियात हैं।
تو یہ اس زمانے میں ضیاء الحق کے ماشاءاللہ کے زمانے میں یہ اس چیز کا کلچر پروان چڑھا، اور یہاں پر لوگوں نے دڑا دڑ ہیروئن پی، اور پھر اس وقت کے جو ہم نے سائنسدان نیوٹن جو جہاز پیدا کیے ان سے وہ ایسی جاگ لگی کہ آج کا ہمارا جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی جہاز بن گیا ہے، آج کا ہمارا جو جس نے ڈاکٹر بننا تھا وہ منشیات کا عادی ہو گیا، جس نے انجینئر بننا تھا وہ منشیات کا عادی ہو گیا۔ شاہ صاحب یقین کیجئے، آپ یونیورسٹیز کے حالات دیکھیں، آپ ہاسٹلز کے حالات دیکھیں، اتنی منشیات لڑکے نہیں استعمال کرتے جتنی منشیات لڑکیاں استعمال کرتی ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ لڑکیاں استعمال کرتی ہیں جو منشیات وہ آئس ہے، جسے ہم وائٹ کرسٹل بولتے ہیں، آئس بولتے ہیں، یہ خواتین بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں۔ تو شاہ صاحب یہ دیکھ کے سارے حالات نہ دل کٹتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ کتنے غریب عوام ہیں جن کے ٹیکس سے یہ ادارے چل رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی کیا ہے پتہ نہیں۔ میں تو یقین کیجئے شرمسار ہوں، پتہ نہیں یہ ادارے بھی اپنی کارکردگی پہ شرمسار ہیں یا انہیں کوئی احساس ہے یا نہیں، یہ اب انہیں یہ جانیں گے اور اللہ جانے۔ ڈیفینیٹلی اس نے اگر آپ کو اختیار دیا ہے تو پھر اس نے اس اختیار کی پاس پرس بھی کرنی ہے۔ اگر ہم اور ہمارے ادارے اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اور اس اختیار کی باس پرس ہوگی، تو یقین کیجئے ہمیں انصاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور جب معاشرے میں انصاف ہو جائے نا، جس معاشرے کو بھی آپ دیکھ لیں جہاں پر انصاف ہوگا وہاں نہ زناکاری ہوگی، وہاں نہ ڈکیتی ہوگی، وہاں نہ چوری ہوگی، وہاں نہ قتل ہوں گے، وہاں نہ کسی قسم کی کوئی منشیات ہوگی، وہ بڑا پرامن اور پرسکون، بڑا ایک کامیاب ترین ڈیولپ کنٹری بن جائے گا۔ انصاف ایسی چیز ہے، تو ہمارے اداروں کو ان منشیات فروشوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے، اور اپنے جو ان کے فرائض ہیں ان سے بھی انصاف کرنا چاہیے۔ یہ وہ دور تھا ضیاء الحق کا دور جب شاہ صاحب یہ منشیات کا فروغ دیا گیا، بالخصوص ہیروئن، چرس اور افیون وغیرہ کو۔ اچھا قریشی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ منشیات کو ختم کرنے والے اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے، جن کا کام ہی یہ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر منشیات کو ختم کر دیا جاتا ہے، جو اس کے عادی لوگ ہیں وہ تو مر جائیں گے اس کے بغیر، اس کا حل کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا، اور بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں ہمارے جو سرکاری ہاسپٹلس ہیں اور بالخصوص ہمارا جو دماغی امراض کے ہاسپٹل ہیں، جیسے مینٹل ہاسپٹل ہے سروسز کے ساتھ ہی، تو اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ہاسپٹل ہیں ان میں ایک آدھ وارڈ اس چیز کے لیے مختص تو کیا گیا ہے، لیکن وہ اب ہماری سڑکوں پہ آپ حالات دیکھیں کہ ہمیں اتنی گاڑیاں نظر نہیں آتی جتنے وہ نشے کے عادی افراد نظر آتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ فورس بن چکی ہے ان نشیوں کی کہ ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہاسپٹلز کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، اور جو نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں ان میں اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا، کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اب دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں، پولیس کیا کرے، پولیس ان کو پکڑ دیا، پکڑ کے پھر ان کو جیل بھیج دیتی ہے، جیل سے یہ پھر واپس گھر آ جاتے ہیں، پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ حل یہ نہیں ہے، حل یہ ہے شاہ صاحب کہ یہاں پر آپ ایک الگ سے، اگر کارڈیالوجی دل کے امراض کے لیے الگ سے بن سکتا ہے، اگر ٹرانسپلانٹیشن کے لیے الگ سے ہاسپٹل بن سکتا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے، لیور ٹرانسپلانٹیشن کے لیے اگر بن سکتا ہے، اگر دماغی امراض کے لیے ایک الگ مینٹل ہاسپٹل بن سکتا ہے، تو پھر اگر آپ نیت، شاہ صاحب بات یہ ہے نیت کی، اگر آپ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہوں تو پھر ہے، اگر آپ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو میں ٹریک آپ کو دو لفظوں میں ٹریک ہے، وہ دور نہیں ہے بات، نیتوں کے نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو آپ ان نشے کے عادی افراد کے لیے کوئی اچھا سا بڑا سا ہاسپٹل بنائیں، ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں، پھر اس کے ساتھ ان کے لیے کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائیں، وہاں پر ان کو تربیت دیں، ان کو ہنر مندی دیں، ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں انہیں کمپیوٹر کورسز کروائیں، جو ان پڑھ ہیں انہیں مختلف شیف کے کورسز کروائیں، جو لڑکیاں ہیں انہیں سلائی وغیرہ کے کورسز کروائیں، اور ان کو کورسز کروانے کے بعد آپ اپنے مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، آپ انہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ افراد ختم ہو جائیں گے، اور یقینی طور پر ہمارے سامنے ایک بہترین شہری جو ہیں، سود مند شہری جو ہیں، ان کی ایک بڑی کھیپ تیار ہو جائے گی جو ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے گی۔ اور جب تک آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ بلی چوہے کا کھیل ہے وہ کھیلتے رہیں،
अब सरकारी हॉस्पिटल्स में ये सहूलियात नहीं है इनके ट्रीटमेंट के लिए, स्टेट ऑफ द आर्ट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास, कोई मशीनरी नहीं है, कोई ऐसी सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से जो लवाहिकीन बेचारे हैं उन्हें लाखों रुपया दे के प्राइवेट सेक्टर में से इन नशे के आदी अफराद का इलाज करवाना पड़ता है। और ज्यादातर यही होता है कि लाखों रुपए इलाज के बाद जब ये बाहर आते हैं तो आके बुरी सोसाइटी में अपने पुराने दोस्तों के पास बैठते हैं तो फिर नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं, तो नतीजातन वो लाखों रुपया भी ज़ाया जाता है, बेचारे लवाहिकीन को एक और झटका लगता है। ये सारी चीजें जो है ना ये पूछनी है अल्लाह मियाँ ने। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने हुक्मरान अपने हाकिम वक्त जो है हमारे जो जिम्मेदारान है उन तमाम के कानों तक ये बात पहुंचाना कलमा हक समझता हूँ और ये हुसैनी सदा समझता हूँ। तो ये हक सच की बात यही है कि जैसी रैया होगी ना, अगर रैया ठीक नहीं है तो हाकिम को पूछा जाएगा। मतलब जैसे ये है हजरत अली इस्लाम का भी फरमान है कि अगर वो भूख से अगर कोई चोरी करता है तो हाकिम वक्त के हाथ काट देने चाहिए, तो अगर कोई आदतन चोरी करता है तो चोर के हाथ काटने चाहिए। तो अगर ये लोग ऐसे ही अपने नशे के आदी अफराद में लाखों रुपए लगा के फिर दोबारा उनको नशे में ही मुब्तला देखेंगे तो फायदा तो कोई नहीं, उनका भी नुकसान है। उसका जिम्मेदार कौन है? डेफिनेटली स्टेट ही जिम्मेदार है, डेफिनेटली ये इदारे ही जिम्मेदार है। तो ये है सारी चीजें, ये आपको करनी पड़ेगी, उसके बगैर चीज में तब्दीली नहीं आएगी, बेहतरी नहीं आ सके। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इंतज़ार कुरैशी साहब मौजूद थे। उनकी बातें आपने बहुत तफसील से उन्होंने हर चीज़ समझाई और मैं भी आपको ये पैगाम देना चाहूँगा और मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से कि अपने बच्चों को इस नशे की लानत से बचाएं, बच्चों का ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा अगर कोई इस लानत पे लग गया है तो उसको मना करने पे, उसका इलाज करवाने पे अपनी जो है वो पूरी कोशिश करें ताकि आपके बच्चे की ज़िंदगी बच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।